हेलो बच्चों, मैं आपका अवधेश सर, मैथ का टीचर। आज आपको बताएंगे कक्षा 10 पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, आपको बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसकी काफ़ी चांस हैं, 100% चांस हैं जिसकी बोर्ड परीक्षा में आपको इस टाइप के कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए उसी को देखकर कुछ सवाल लाए हैं जो सिलेक्टेड किए गए हैं और उनको आप सीखेंगे कैसे करते हैं, और अगर परीक्षा में आ जाए तो कैसे आप कर सकते हैं उन्हें। तो पहला जो सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं। एल्गोरिथम साइंटिस्ट वो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक तरीका बताया और एक प्रमेय दी जिनके नाम से ये नियम पड़ गया। बताया कि अगर जो कोई संख्याएं हो, एक अलग तरीके से, एक अलग मेथड से उसका HCF कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं, 135 और 225। इसमें करते क्या है, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो छोटी संख्या बाहर कर लेंगे, बड़ी संख्या ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको भाग कराएंगे। देखिए अगर हम भाग कराते हैं 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये बच्चों पहले ही समझ लेना, क्योंकि बड़ी 135 का गुणा नहीं करना होता है। गुणा करोगे ऐसे पहाड़े तो याद नहीं होते हैं, तो क्या करना है, एक तरीका होता है। इसको हम पहले ये पता करेंगे कितने बार गुणा करें कि ज़्यादा ना हो। तो 2 बार करने से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार करेंगे। 1 यहाँ लिखने के बाद फिर इन सब की गुणा करा दो। तो 1 की जब 135 से होगी तो 135 ही आएगा। और जैसा कि भाग करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, माइनस करा जाता है। तो माइनस करोगे तो 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ 2 से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेने पर 12, 12 से 3 जाएगा, 9 बचेंगे। तो ये हो गया 90। अब जिस प्रकार इसने इसको काटा था उसी प्रकार अब इसका भी चांस पड़ेगा कटने के लिए। तो अब ये 90 कह रहा, हम तुमको काटेंगे, बदला तो देना पड़ेगा। तो ये 90 जो शेषफल आया था, इससे अब जो 135 से जिसको भाग दिया था, 225 को भाग दिया था जिससे, अब इसको 90 से भाग देना है। जो यहाँ पर आया वो यहाँ पे लिख देना। अब देखो 190 को अगर हम 2 बार करेंगे तो 190 दूना 90 दूना 180 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसको भी 1 बार करेंगे तो 90 एकन 90, 5 घटाने पर ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 45। अब ये 45 देखिए, इसने इसको काटा तो इतना आया, इसने फिर इसको काटा तो इतना आया। अब ये क्या करेगा, अब इसको काटेगा, सबको बदला देना है। अब देखिए 45 दूना पूरा कट गया, 45 दूना 90, 0, शेषफल 0। और जहाँ पर बच्चों शेषफल जो शेष 0 आ जाए, जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए और जिस संख्या को गुणा करने पर 0 आया, जिससे भाग देने पर 0 आया, वही हमारा HCF हो जाता। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा HCF हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्योंकि 45 को ही 2 से गुणा कराने पर 90 आया और 90 से 90 घटने पर शेषफल 0 आया, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है और इस प्रकार से आने के 100% चांस है कोई ना कोई सवाल आएगा। तो ये नहीं कह सकते कि यही सवाल आएगा, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आए तो आप बच्चों आसानी से कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर कोई भी सवाल आए तो उसको आप सीख लें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते एक और सवाल लेंगे जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए बच्चों, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है हमारे नोट्स हैं उसको चलिए बच्चों, इसी के क्रम में आगे कुछ क्वेश्चन हमने लिए अभाज्य गुणनखंड जो आपके सिलेबस से हैं। अब इस प्रकार से अगर कोई सवाल आ जाए जिनको पूछ ले आपको अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं पिछले क्लास में आप सीखे भी होंगे, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक नियम होता है कि इसके ऐसे टुकड़े करो जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हैं। ऐसे गुणनखंड जिसके और गुणनखंड ना हो उनको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए लास्ट में अगर 0 है, लास्ट में अगर सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है, 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 संख्याओं में से कोई भी एक अंक है तो वो सम संख्या होती है। और सम संख्या कोई भी कितनी भी बड़ी क्यों न संख्या हो वो 2 से कट जाती है। और गुणनखंड करते समय सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं जिससे कट सकता है। 2 से हम काटेंगे तो 7 दूनी 14, 0 ऐसे उतार लिया, फिर 0 सम संख्या है, फिर 2 से कट जाएगा तो
35 आएगा। अब देखिए लास्ट में 5 है तो वो 5 से ही कटेगा या 3 से कटेगा, तो हम 5 से काटते हैं। तो 5 सत्ते 35, अब 7 आ गया, 7 एक 7। और जब तक बच्चों 1 ना आ जाए तब तक आप ऐसे काटते रहेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड इसके हो 140 के हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आया है 2 बार, 5 आया है 1 बार और 7 आया है 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार अगली जो संख्या दी है इसको भी कर सकते हैं। अभी जैसा कि यहाँ पे बताया था, लास्ट में अगर 5 हो तो वो 5 से संख्या जरूर कट जाएगी, और 3 से भी कट सकती है, तो हम 5 से काटते हैं। हाँ, चेक करते हैं क्या 3 से कटेगी। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 बचा कट जाएगी, तो 3 से हम काट रहे हैं। छोटी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों 3 एक 3, अब 3 दूनी 6, 2 बचा, यहाँ पर 22 हो गए। 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 5 15। ठीक है, क्या फिर से 3 से कट जाएगा? जी हाँ बिल्कुल। 3 चक्कू 12 हो गया, फिर 3 दूनी 6 होता है, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15। तो इस प्रकार से अब देखिए लास्ट में 5 है। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से तो कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 8 40, 2 बचा, 5 25 25। अब फिर से लास्ट में 5 है तो फिर से 5 से काटेंगे। अब फिर से जब 5 से काटा तो 5 एक 5 बचेगा 3, 3 से जब गुणा हो जाएगी वो 3 जब इधर होगा तो 35, 5 सत्ते 35। अब 17 देखिए अभाज्य संख्या होती तो 17 से ही कटेगा। तो इसका देखिए बच्चों 1 आ गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसको काटते रहते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 और 17। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 आया है 2 बार तो 2 घात लगा देंगे, 5 आया है 2 बार तो इसकी भी 2 घात लगा देंगे, 17 1 बार है तो इसको ऐसे रखेंगे। इसी क्रम में ये सवाल है, इसको भी कर देंगे। लास्ट में अगर 5 आए तो बताया था 5 से काट दो, कोई संख्या ना समझ आए तो 5 से काट दो। 5 एक 5, 2 0 ऐसे उतार लिए, 5 एक 5 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में चलते हुए अब ये देखिए कितने से कटेगा, 5 से तो कट गया, क्या ये 3 से कटेगा? चेक करते हैं। विषम संख्या तो विषम से ही हम देखते हैं। देखिए 3 3 9, 1 बचेगा, फिर 3 3 9, 11 बचेंगे, नहीं हो पाएगा बच्चों। तो 3 से नहीं होगा, 5 से तो काट ही दिया, लास्ट में 5 होगा तभी 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं तो 7 से देखते हैं। अब 7 से देखो, 7 से कट जाएगा। 7 एक 7, 10 है तो 3 हासिल हो, 3 आगे भेज देंगे, 30 हो जाएंगे। 7 चौक 28, फिर 2 बचेंगे, 7 3 21, कट गया बच्चों। देखो अब 7 से कट गया, अब 143 आया। 143 ये कितने से कटेगा? तो इसको 11 से कटेगा, क्योंकि विषम संख्या हम विषम ही चेक करेंगे, 7 से तो चेक कर चुके हैं। तो 11 से देखते हैं, तो 11 एक 11, 14 है तो 3 बचेंगे, 11 3 33, फिर ये 13 अभाज्य संख्या होती तो 13 से ही कटेगी। तो इसके जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 5 एक बार आया, 7 एक बार आया और 11 एक बार आया और 13 एक बार आया। एक ऐसी संख्या थी जिसमें सभी अभाज्य संख्याएं क्रम से आई हुई हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर कोई पेपर में आपको देखने को मिल जाए तो आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसी के आगे क्रम में चलते हुए चलिए बच्चों, इसी के आगे एक नया सवाल जो आपको परीक्षा में हो सकता है मिल जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और वही सवाल हमने आपको बताने की कोशिश की है जो लगता है कि 100% आने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए HCF 2 संख्याएं हैं, इसका HCF 9 है, 306 और 657 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका HCF 9 है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा है। तो बच्चों एक फार्मूला होता है इसके लिए, फार्मूला होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM।
हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है बच्चों, एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर प्रथम संख्या को हम px भी लिख सकते हैं, तो px गुणे द्वितीय को qx लिख ले सकते हैं। तो px गुणे qx और बटे में HCF, जो ज्ञात करना है उसको हम एक तरफ कर लेंगे, बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे और वहाँ से मान निकाल लेंगे। अब देखिए इस प्रकार का सवाल हर बार आता है एक सवाल, तो इस बार आने की भी संभावना है। एलसीएम बराबर पहली संख्या क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 657 है बच्चों, और बटे में HCF, इसका HCF है 9। तो इसको हम सॉल्व करके जो आएगा, जो सॉल्व करने पर आएगा वही एलसीएम हो जाएगा हमारा। तो सॉल्व करने का जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप वही सही होता है। तो पहले गुणा मत कर देना, बड़ी गुणा हो जाएगी क्योंकि 3 संख्या यहाँ भी 3 संख्या बड़ी गुणा हो जाएगी, पहले आप डिवाइड कर दो। देखिए तो छोटी संख्या हो जाएगी, गुणा करना आसान हो जाएगा। 9 1 का 9, 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 9 3 27 हैं कितने 30, तो 3 बचे हैं, 3 बचे हैं तो 36 हो गए, 9 चौक 36। अब देखिए आसान हो गया, यहाँ पर बचा है 34 और गुणे में 657 बच्चों। अब इन दोनों की आप गुणा कर लोगे वही हो जाएगा एलसीएम। तो इन दोनों की गुणा करके बताइए कितना आएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा करने पर आएगा बच्चों 22,338, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, इसी के आगे एक और नया सवाल है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके आगे 100% यानी 100% ये सवाल आने की संभावना है। एक अपरिमेय पूछने के लिए एक सवाल जरूर आएगा और 100% आएगा। तो इसलिए ये बच्चों एकदम से आप इसको तैयार करके जाएं और हमारे साथ में सीखिए। देखिए कौन सी संख्या है, √5 कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करनी है। तो पहले तो हम मान लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका थोड़ा विरोध में चलेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बच्चों देखा, अगर परिमेय संख्या होती है तो उसकी कंडीशन होती है, अगर इसको हमने मान लिया परिमेय संख्या तो हम लिखेंगे √ हमारी बातों पर भी ध्यान दें, P/Q, P/Q। परिमेय संख्या वही होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर Q ≠ 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या वही होती है, जैसे यहाँ पे अगर अंश और हर है, P का गुणांक और Q का गुणनखंड जितने भी होंगे, इनमें सिर्फ एक 1 का कॉमन होना चाहिए, बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो जो इसके गुणनखंड हो और इसका भी गुणनखंड हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे लिखा जैसे 6 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट हम अपरिमेय नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं। देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे, देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा गुणनखंड जो है वो मैच कर रहे हैं। देखिए 1 1 और 2 2, इसमें एक से अधिक मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अपरिमेय नहीं होगी। तो अपरिमेय मानने का मतलब यही होता है कि उसमें 1 से, अगर हम यहाँ पर जैसे 5 मान लें और बटे में 3 मान लें, तो 5 को हम सिर्फ 1 गुणे 5 लिख सकते हैं और 3 को भी 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये तो अलग संख्या, इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो जिनमें सिर्फ 1 कॉमन होता है दोनों के गुणनखंडों में, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो यही हमें सिद्ध करना है। इसको हम तभी सत्य मानेंगे जब P का जो होगा गुणन और Q का जो गुणन होगा सिर्फ 1 हो और इसके अलावा कोई और नंबर ना हो। चलिए इसी के आगे देखते हैं। तो इसको हमने मान लिया है √5 बराबर P/Q। अब लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो √5 की जगह 5 हो जाएगा और P/Q
क्यू, पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर, वर्ग किया है इसलिए। तो हम ये कह सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो P है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? देखिए इसके अनुसार समीकरण अगर इसको 1 मान लें तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिखा, 5 गुणे क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब जैसे ये लिखा था 5 के बराबर 1 गुणे 5, तो इसका मतलब 1 भी 5 का गुणनखंड है और 5 भी इसका गुणनखंड है। तो उसी प्रकार पी स्क्वायर बराबर लिखा है 5 गुणे में क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का गुणनखंड 5 भी है और क्यू स्क्वायर भी है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। और इसी के आगे तो हम कह सकते हैं पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो खाली पी जो है वो भी पी भी 5 से विभाज्य होगी। ओके, जैसे मान के चलिए 8 जैसे है, 8 है, 8 2 से विभाज्य है, तो 8 का स्क्वायर 64 भी 2 से विभाज्य होगा। ये तो समझ रहे हैं। वैसे ये भी है यहाँ पे हमने, क्योंकि पी स्क्वायर जो है वो अचर। अब इसके आगे देखिए बच्चों, जैसा कि अब हम फिर से जो है p बराबर 5r मान लेंगे। जब 5r मानेंगे और समीकरण जो समीकरण एक थी पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, और इसमें ये मान फिर से रख देंगे। जो माना है p बराबर 5r स्क्वायर, समीकरण एक इसे माना था, इसमें मान रख देंगे तो हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। तो 5r का स्क्वायर यानी कि 25r स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ से 5 से 25 कैंसिल करेंगे तो बचेगा 5r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम पहले लिख लें क्यू स्क्वायर, इसको उस साइड में लिखें तो हो जाएगा 5r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखने में लग रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 5 गुणे आर स्क्वायर के। तो 5 गुणे आर स्क्वायर का मतलब है क्यू का जो गुणनखंड है वो 5 भी है और आर स्क्वायर भी है। जिस प्रकार से अभी पीछे समझाया था, जैसे यहाँ पर 6 लिख लें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो इसका 6 के गुणनखंड 2 भी है और 3 भी है। तो उसी प्रकार से के स्क्वायर जो है उसका गुणनखंड 5 भी है और आर स्क्वायर भी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब हम पीछे चलते हैं। पीछे देखिए जो बताया था परिमेय संख्या वह होती है p बटे क्यू, जिसमें p और q में जो गुणनखंड होते हैं वो 1 होने चाहिए, 1 होने चाहिए। p और q में दोनों में गुणनखंड 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें, जैसे कि 3 बटे 2, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 लिख सकते हैं और 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1। तो इसमें देखिए 3 अलग है, 2 अलग है और कॉमन क्या है, कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 है और 1 तो सभी में होता है। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का स्टेटमेंट यही होता है कि जो होता है कॉमन गुणनखंड हो वो सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने जो सिद्ध किया है Q और P और Q में 1 के अतिरिक्त, तो वही बात यहाँ पे लिख देंगे। अतः P तथा Q में 1 के 1 के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ
निष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो परिमेय होने का विरोध करता है। तो ये लाइन याद रखना, लास्ट में क्या लिखेंगे, P तथा Q में एक के अतिरिक्त 5 भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो परिमेय होने का विरोध करता है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जो दी गई संख्या क्या है, जो हमने मान के चले थे परिमेय संख्या होने का विरोध कर रहा है, तो इसलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व करके लिख सकते हैं और ये 100% आने की संभावना है। ऐसे ही अंडर जैसे 5 है, और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे कि √3, √7, √2, ये आप अपने आप करेंगे और आप करके खुद से देखिए, इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो पहला चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्याएं, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट हो सकते थे वो हमने आपके लिए वीडियो में कर दिए हैं और इसी के आगे चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताते रहेंगे।